हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं सौम्या आपके लिए एक नया सेशन ले आ रही हूँ जिसमें हम हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ेंगे। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी ताकि जो कभी कहीं नहीं पढ़ा है या जिन्हें कुछ भी नहीं पता है वो भी आराम से सीख सकते हैं। और जिन्हें पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं क्लियर है वो भी जब मेरी आगे की वीडियोज़ आएंगी तो उससे आराम से क्लास ले सकते हैं। तो आज हम अपना पहली क्लास चालू करेंगे। स्टार्ट करेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री से, जो कि हेरोडोटस हैं। यानी इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं। इसके बाद हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? पुराणों के अनुसार पौरव वंश के राजा दुष्यंत पौरव वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पे ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में हुआ, जो कि व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है? तो पाणिनि। और ये किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो भारतवर्ष शब्द है वो सबसे पहले किस अभिलेख में इसका नाम यानी यह शब्द लिखा गया था? तो हाथी गुफा जो अभिलेख था उसमें जो है सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल इतिहास। ठीक है, प्राचीन को एंशियंट हिस्ट्री बोलेंगे, मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्रिक एज, दूसरा प्रोटो हिस्ट्रिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्रिकल एज। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे भीमबेटका में जो है काफ़ी पुराने चित्र यानी इंसानों के, जानवर के शिकार करते हुए इंसानों की चित्र मिले हैं, और बहुत सारे औजार यानी टूल्स मिले हैं। तो इन सब से हम जो नॉलेज गेन करते हैं, हमें जो चीज़ें पता चलती हैं कि कैसा माहौल था उस समय, क्या चीज़ें थी, तो ऐसे जो हमें पता चलता है वो प्री हिस्ट्रिक एज है। उस समय लिखने पढ़ने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ शिकार करते थे और चित्र वगैरह बनाते थे, और थोड़े बहुत टूल्स थे, औजार थे जिससे हम शिकार करते थे। इसके बाद है प्रोटो हिस्ट्रिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मतलब हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बारे में हमें अभी कुछ भी पता नहीं है कि उस समय क्या था, कैसा था। लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में हो गया। ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल में ये है कि हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसके थ्रू हम पता करते हैं कि उस समय क्या चीज़ें थी, कैसा माहौल था, ये सब हम पता करते हैं। ठीक है, अब जो प्रागैतिहासिक काल है वो स्टोन एज यानी पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि उस समय जो है सिर्फ हमें हम जो है पत्थरों से टूल्स बनाते थे और उससे शिकार करते थे, यही हमारा जीवन था। सिंधु सभ्यता, इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है।
ठीक। तो सबसे पहले अब हम ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे, यानी प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ऐतिहासिक काल से चालू करते हैं। तो हमारा जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जो हम कैसे पता करते हैं कि जो हमारे जो ऐतिहासिक काल के बारे में कैसे पता करेंगे। कुछ स्रोत होंगे हमारे, उनके थ्रू हम पता करेंगे कि क्या क्या माहौल था, ठीक है, उस समय का, या क्या चीज़ें थी। तो अब क्या क्या स्रोत हैं, उसके क्या क्या मुख्य स्रोत हैं जिनसे हम पता करते हैं उस समय के बारे में। तो 4 चीज़ें हैं, 4 मुख्य स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 चीज़ें हैं, मैं लिख देती हूँ। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है, ये 4 मुख्य स्रोत हैं। तो धर्म ग्रंथ यानी जो धर्म के बारे में जो चीज़ें, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे हमें पता चलता है धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ में लोगों जो उस समय लोग थे उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद विदेशियों के विवरण है, यानी जो विदेशी थे जब वो हमारे भूमि पर आए या फिर उन्होंने जो कुछ सुना है लोगों के द्वारा, उस पर उन्होंने जो अपना विवरण दिया है, उससे हमें कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी पुरातत्व जो उस समय की चीज़ें जो हमें मिली हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय क्या चीज़ें कैसी थी, ठीक है। तो ये 4 मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ से शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा वेद है। तो इसके और नाम हैं, जैसे श्रुति, नित्य, अपौरुषेय, संहिता, ये इसके 4 अन्य नाम हैं, ठीक है। ये 4 इसके अन्य नाम हैं। अब ये जो वेद है ये संस्कृत भाषा में है, लिपि इसकी ब्राह्मी है, ठीक है। मैंने टेबल करके आपको दिखा दिया है। और इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, ये इसके संकलन करता है। अब जो वेद है वो 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन्हें हम लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद जो है वो दुनिया का पहला रचित धर्म ग्रंथ है। दुनिया का पहला रचित धर्म ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। इसके बाद इसमें जो है 10 मंडल हैं, 1017 मूल सूक्त हैं और 11 इसमें वालखिल्य सूक्त हैं और कुल सूक्त इसमें 1028 हैं और ऋचाएँ 10,400
42 हैं, सॉरी 62 है, ठीक है, 10,462 ये इनकी ऋचाएँ हैं। अब जो है क्वेश्चन कई बार इसके मंडल से पूछ लेता है कि किस मंडल में किस चीज़ का विवरण है या किस ऋषि से वो संबंधित है। जैसे गायत्री मंत्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में हुआ है। दशरागी युद्ध, दशरागी युद्ध के बारे में आगे मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगी, अभी इतना ही देखते हैं कि दशरागी युद्ध किस मंडल में बताया गया है और किस ऋषि से संबंधित है। सोम देवता, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहले पहला मंडल की जगह द्वितीय मंडल पहले लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लाइन्स, पहले पहला मंडल नहीं लिखा गया, पहले द्वितीय मंडल लिखा गया और ग्रत्समत के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे मैंने दिया है। तो पहला तो द्वितीय जो मंडल है उसमें आर्य अनार्य का उल्लेख है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 24 कृषि का 24 बार उल्लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है, चौथे मंडल में है। दशरागी युद्ध, ये तो भूलना ही नहीं है, दशरागी युद्ध 7वें मंडल में है, ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। 11 बालखिल्य सूक्तों का वर्णन, ये देखो मैंने बताया था ना, ये 11 बालखिल्य सूक्त है, इसका वर्णन जो है वो 8वें मंडल में है। सोम देवता का 9वें मंडल में है, सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। और इंद्र की आराधना पहले मंडल में है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा इंद्र को महत्व दिया गया है, इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है ऋग्वेद में। इसके बाद है 10वां मंडल। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। अभी पुरुष सूक्त में 4 वर्ड बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें क्रमशः कहा गया है कि ये ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये चीज़ें पुरुष सूक्त में बताई गई हैं, यानी 10वें मंडल में बताई गई हैं। तो इतना जो है ऋग्वेद में अभी इतना ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी तो आगे इसको और डिटेल में बताएंगे। अभी बस यहीं तक करते हैं। तो इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।